तारीख के शेरशाही में जिक्र है कि फरीद खान यानी शेरशाह ने अपनी सौतेली मां के कहने पर जागीरदारी छोड़ दी थी, पर काबिल को अपनी किस्मत चमकाने के कई मौके मिलते हैं। फरीद खान हिंदुस्तान के बादशाह बाबर की नज़रों में जितनी तेजी से चढ़ा उतनी ही तेजी से गिरा भी। बताते हैं कि बाबर उसकी आंखें, उसका ज़बीं, माथा और चलने के तेवर देखकर समझ गया था कि फरीद की तरफ से लापरवाही बरती तो हिंदुस्तान की गद्दी पर मुगल नहीं पठान काबिज हो जाएंगे। बहरहाल यह किस्सा आगे के लिए। अभी फरीद और उसकी जागीरदारी की बात करते हैं। बिहार और बंगाल पर कब्जा शेरशाह का ताल्लुक अफगानों के सूर जाति से था। उसके दादा इब्राहिम सूर 1542 में भारत आए थे, जिनके बेटे और शेरशाह के पिता हसन सूर ने बिहार के सासाराम में एक छोटी सी जागीरदारी हासिल कर ली थी। वहीं फरीद खान का जन्म हुआ। बताते हैं कि परिवार से हुई लड़ाई के बाद फरीद खान जौनपुर के मनसबदार के यहाँ नौकरी करने चला गया था। वहां कुछ समय रहने के बाद वह बिहार के मनसबदार बहार खान की सेना में भर्ती हो गया। फिर एक रोज किसी बात पर बहार खान और फरीद खान में मनमुटाव हुआ तो वह बाबर की सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद बहार खान की मौत पर वह दोबारा बिहार आ गया और उसके नाबालिग बेटे जलाल खान का सलाहकार बन गया। कुछ समय बाद जलाल खान को रास्ते से हटाकर फरीद खान ने बिहार को अपने कब्जे में ले लिया। वह ताकतवर था और बहादुर भी। उसने बाबर की सेना में रहकर ही हिंदुस्तान की गद्दी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मुगलों को खुली ललकार और हिंदुस्तान की गद्दी। बाबर की हुक्मरानी फरीद खान बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती थी। तारीख के शेरशाही में जिक्र है कि वह अक्सर अपने पठान दोस्तों के बीच कहता, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हिंदुस्तान के तख्त पर पठान ही बैठेगा। मैं मुगलों को इस मुल्क से बाहर निकाल फेंक दूंगा। मुगल पठानों से जंग या कुश्ती में कमतर हैं। इन्हें हराना आसान है। बस पठान एक हो जाएं तो बाकी काम मैं कर दूंगा। तारीख शेरशाही में एक किस्सा दर्ज है कि एक बार साथ खाने बैठे बाबर और फरीद खान के बीच कुछ ऐसा परोस आ गया जिसे वह समझ नहीं पाया। उसने फौरन अपनी कटार से उसके टुकड़े कर डाले और बेबाक होकर खाने लग गया। तभी बाबर ने अपने खास सलाहकार खलीफा से कहा, इसके तेवर देखे, मैं इसकी पेशानी पर सुल्तान बनने की लकीर देखता हूँ। इससे होशियार रहो और अगर हो सके तो गिरफ्तार कर लो। खलीफा बात को हल्के में ले गया। उसने बाबर को समझाया कि जितना वह सोच रहा है इतना कर पाना फरीद खान के बूते की बात नहीं है। लेकिन फरीद बाबर के इरादे भांप चुका था। वह काम का बहाना बनाकर अपनी जागीर सासाराम आ गया। बताते हैं कि बाबर को जब इसकी खबर मिली तो उसने कहा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसे जाने दिया। जाने अब ये क्या करेगा। बात थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की जाए। दिसंबर 1530 में बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान की गद्दी के कई ख्वाहिशमंद पैदा हो गए थे, क्योंकि दूसरा मुगल हुमायूं काबिल न था। उनमें सूर का पठान फरीद शाह सबसे ज्यादा काबिल था। यहाँ तक आते आते फरीद ने खुद को शेरशाह सूरी कहलवाना शुरू कर दिया था। हुमायूं बंगाल जीतना चाहता था, पर बीच में शेरशाह की जागीरदारी थी। हुमायूं ने उससे दो हाथ करने की सोची। 1537 में चौसा उत्तर प्रदेश में दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। बेम्बरगोस्कोइग्न ने अपनी किताब ग्रेट मुगल्स में एस.के. बनर्जी की किताब हुमायूं के हवाले से लिखा है कि चौसा के घाट पर दोनों के बीच कूटनीतिक पहल भी हुई। हुमायूं ने अपने दूत मोहम्मद अजीज को जब शेरशाह सूरी से मिलने भेजा तो उसने देखा कि शेरशाह कुदाली लेकर अपने महल के बंदोबस्त करने में लगा हुआ था। अजीज ने दोनों के बीच सुलह करवाई और करार हुआ कि मुगलिया परचम के नीचे शेरशाह सूरी को बंगाल और बिहार दे दिए जाएंगे। यह शेरशाह की जीत ही थी। इसको अपने हिस्से की जीत दिखाने के लिए हुमायूं ने एक खेल खेला। उसने शेरशाह को इस बात के लिए राजी किया कि दिखावे के तौर पर मुगलिया सेना शेरशाह की सेना को पीछे खदेड़ेगी और तब शेरशाह रहम की गुहार लगाएगा, जिसे हुमायूं स्वीकार कर लेगा। खेल खेला गया और बाबर की सेना के एक टुकड़े ने सूरी की सेना को पीछे धकेल दिया। रात घिर आई थी। शेरशाह सूरी ने इस खेल को बदलते हुए हुमायूं को गंगा तैरकर जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया। शेरशाह के लिए हिंदुस्तान की गद्दी बस एक जंग ही दूर रह गई थी। हुमायूं आगरा पहुंचा भी नहीं था कि कुछ महीने बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में दोनों फिर भिड़े। अंजाम वही हुआ जो पहली खेलनुमा जंग का हुआ था। बस इतना फर्क था कि इस बार हुमायूं ने हाथी पर बैठकर गंगा पार की और अपनी जान बचाई। हुमायूं समझ गया था कि तख्त उसके हाथ से फिसल चुका है। शेरशाह सूरी के सर हिंदुस्तान का ताज चमकने लग गया था। हुमायूं भाग रहा था और पीछे पीछे शेरशाह की सेना। किस्सा है कि सरहिंद पहुंचकर उसने शेरशाह को कहलवाया, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान दे दिया है, तुम मुझे लाहौर दे दो और सरहिंद हमारे बीच में सरहद होगी।
सूरी से बड़ा ही ठंडा जवाब भिजवाया, काबुल छोड़ दिया तुम्हारे लिए, वहीं जाकर रहो। जब मुट्ठी भर बाजरे के लिए शेर शाह दिल्ली की गद्दी लगभग हार गया था। अब तकरीबन यह बात प्रचलित हो गई है कि राजपूत हर लड़ाई में अमूमन हार जाते थे। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन राजपूतों की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। सुमेल की लड़ाई, जो राजपूतों और शेर शाह सूरी के बीच हुई थी, इस बात की गवाह है। शेर शाह राजपूताना फतेह करने के लिए निकला था। जोधपुर का राठ और राजा मालदेव उसके सामने था। मालदेव शेर शाह की टक्कर का लड़ाका था। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा से हारकर अपना वैभव खो बैठा था। इधर मालदेव ने अपनी सीमाओं में बीकानेर, मेड़ता, जैतारण, टोंक, नागौर और अजमेर मिला लिए थे। बढ़ते बढ़ते मालदेव झज्जर तक आ गया था, जो दिल्ली से सिर्फ 30 मील दूर है। शेर शाह और मालदेव में लड़ाई अब लाजमी हो गई थी। यह लड़ाई 4 जनवरी 1544 में राजस्थान में पाली जिले के जैतारण में हुई। जंग भयंकर हुई थी। शेर शाह तकरीबन हार चुका था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि राजा मालदेव अपने ही लोगों पर अविश्वास कर रात के अंधेरे में लड़ाई के मैदान से चला गया। बताते हैं कि तब रणभूमि में बाकी बच्चे 36 कोम के रणबांकुरों ने महावीर राव खीवकरण, राव जयता, राव कुंपा, राव पांचायण और राव अखेराज के नेतृत्व में मारवाड़ के मात्र 20,000 सैनिकों के साथ शेर शाह सूरी की 80,000 सेना पर हमला बोल दिया। यह इतना भयंकर हमला था कि दिल्ली की सेना में हाहाकार मच गया। शेर शाह ने मैदान छोड़ने का मन बना ही लिया ही था कि उसके सबसे काबिल सेनापति खवास खान मारवात ने राव जयता और राव कुंपा को मारकर जंग का रुख अपनी तरफ कर लिया। जंग में हुई भारी तबाही देखकर शेर शाह को कहना पड़ा, खैर करो, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो देता। सूरी की शासन प्रणाली 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की कलिंजर के किले को जीतने के दौरान मौत हो गई। इस तरह दिल्ली के तख्त पर वह बस 5 साल रह सका। शेर शाह में महानता के सारे लक्षण मौजूद थे और जानकारों का मानना है कि किस्मत अगर उसका थोड़ा और साथ देती तो यकीनन हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान भर में सड़कें और सराय बनवाई। सड़कों के दोनों तरफ आम के पेड़ लगवाए जिससे चलने वालों को छाया रहे। हर 2 कोस पर एक सराय बनवाई गई। इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था का इंतजाम करवाया गया और 2 घोड़े भी रखवाए गए जिन्हें हर कारें इस्तेमाल करते। शेर शाह सूरी ने ऐसी कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया। उसने सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था करवाई। मुद्रा के तौर पर उसने 11.53 ग्राम चांदी के सिक्के को 1 रुपए की कीमत दी। शेर शाह ने राज्य संचालन के लिए दीवान-ए-वजारत, दीवान-ए-आरेज, दीवान-ए-रिसालत और दीवान-ए-इंशा जैसे विशेष विभाग बनाए। उसका मानना था कि राज्य में तरक्की तभी संभव है जब अमन कायम हो। उसने मनसबदारी में यह तय करवाया कि सैनिकों की संख्या निश्चित हो, उनको समय पर वेतन मिले और जरूरत पड़ने पर मनसबदार अपने सैनिक सुल्तान के सेवा में भेजे। शेर शाह सूरी मानता था कि किसान ही किसी मुल्क का आधार होते हैं। उसने किसानों के लगान को कम किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी। उन्हें यह भी आज़ादी दी गई कि वे जो चाहे उगाएं और जैसे चाहे लगान दें। लगान की राशि तय करके पटवारियों को हिदायत दी गई थी कि तयशुदा रकम से ज्यादा लगान नहीं वसूला जाएगा। किसानों को उससे सीधे मिलकर अपनी तकलीफ सुलझाने का हुक्म सुनाया गया। शेर शाह सूरी किसानों और रियाया का हमदर्द बनकर उभरा। शेर शाह सूरी की काबिलियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अपने 5 साल के शासन में उसने कई ऐसे काम करवाए जिनका अकबर ने भी अनुसरण किया।